स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने क्लास 9th का साइंस जो है उसका पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्लास 9th का जो साइंस है ये जो है चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये चैप्टर जो हमारे आसपास के पदार्थ है तो इसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में कि पदार्थ जो है ये क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ, यानी कि पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ यानी कि मैटर क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को ही हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। तो पदार्थ जो है वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, अर्थात भार होता है। ठीक है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पदार्थ वह है या वह वस्तु जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की जितने भी वस्तुएं हैं, देख रहे हैं आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम छू पाते हैं, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर पाते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ क्या है, ये जो है स्थान घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। और ये पदार्थ जो है आगे हमने लिखा कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। और ये अणु जो होते हैं यानी कि पदार्थ जिन अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन अणुओं के मध्य में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतराण्विक अवकाश। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमने क्या बताया कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ ढेर सारे छोटे छोटे या अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। और इन अणुओं के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे हम अंतराण्विक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक अवकाश किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अणु कहते हैं और इन अणुओं के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे हम अंतराण्विक अवकाश कहते हैं। आगे फिर है कि पदार्थ यानी कि जो द्रव्य है इनके अणुओं के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। पदार्थ जिन कणों से, जिन अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं या अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो अणु होते हैं, पदार्थ जिन अणुओं से मिलकर के बना होता है उन अणुओं के बीच क्या करता है, एक प्रकार का बल जिसे हम आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यानी कि उन अणुओं के मध्य में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन्हीं आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं या अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, फिर जो है आगे हमने यहाँ पे कुछ जो अणु होते हैं उनकी विशेषताओं को लिखा हमने। पदार्थ के कणों के गुण या विशेषताएं, यानी कि पदार्थ जो है जिन आपने अभी देखा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो उन कणों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे
लिखा हुआ है पदार्थ के कणों के गुण एवं विशेषताएं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पहली विशेषता क्या है कणों की, कि जो पदार्थ के कण होते हैं इन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो है जब चीनी और पानी को घोलते हैं, लेकिन चीनी को जब आप पानी में घोलते हैं तो चीनी जो है पानी में आसानी से घुल जाती है। वो क्यों घुल जाती है, क्योंकि आपका वहाँ पे पानी जो है वो भी एक प्रकार का पदार्थ है और जो चीनी है वो भी क्या है, पदार्थ है। तो चीनी जो है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और जो पानी है वो भी ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और दोनों के यानी कि जो चीनी के कण हैं उनके बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है और पानी के अणुओं के बीच में, पानी के कणों के बीच में भी रिक्त स्थान पाया जाता है। जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान है यानी कि पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों में जा करके चीनी के जो कण होते हैं वे बैठ जाते हैं। ठीक है, और चीनी जो है वो पानी में घुल जाता है। तो इससे ये जो हमारा चीनी या नमक जो है पानी में घुल जा रहा है, तो इससे यही जो है सिद्ध हो रहा है कि हमारे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा हमने लिखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो है पानी में किसी कलर को अगर डालते हैं, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें कोई जो है 1 या 2 बूंद आप उसमें कोई भी कलर डालिए तो क्या होता है कि कलर जो है वो पूरे पानी में फैल जाता है। यानी कि कलर जो होते हैं, कलर के जो कण होते हैं, कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे पूरे पानी में फैल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पदार्थ जो है, पदार्थ के कण जो होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। यानी कि पदार्थ के कण जो है वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। फिर तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ठोस पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मार्कर है ये क्या है, एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, और ये मार्कर जो है यानी कि ये क्या है, एक पदार्थ है और ये ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अगर हम चाहें इसको तोड़ना तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ के कण जो है वे सभी कण जो है एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, इसलिए इसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। तो पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कभी आपने देखा होगा जब आप नल से जो पानी निकलता है, आपने देखा होगा अगर जो है नल से जो पानी यानी कि पाइप से अगर पानी निकल रहा है उस पे आप जो है पानी के बीच में अगर अपने हाथ को रखते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है निकल रहा होता है और जहाँ पे आप हाथ रख देते हैं वहां से वो 2 भाग में बट जाता है। यानी कि आधा पानी जो है हाथ के इस साइड से और आधा पानी हाथ के इस साइड से निकलने लगता है। लेकिन आगे जा करके थोड़ी दूर पर जाकर के फिर से पानी जो है जो 2 भाग में बटे हुए थे वे दोनों जो है एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें यानी कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। और पदार्थ के जो कण हैं उन कणों के गुण या उन कणों की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ जो है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की जो है मुख्य
तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये तीन जो है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे हमने जो है ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। जैसे देखिए पहला जो है हमने यहाँ पे गुण लिखा हुआ है, और ये ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में, फिर गैस के बारे में 4 कॉलम हमने बनाया। एक में ठोस लिखा, एक में द्रव, एक में गैस और एक में उसके गुण कि किसके क्या गुण होते हैं। अब देखिए जैसे पहला है आकार व आयतन। ठीक है, पहला गुण क्या है? आकार व आयतन। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन दोनों कैसा होता है? निश्चित होता है। अब जैसे देख रहे हैं ये मार्कर है, इस मार्कर का आकार जो है वो क्या है? निश्चित है। इसको हम अपने हिसाब से, यानी कि हम चाहे तो इसको छोटा बड़ा या जो है इसको गोल किसी भी शेप में नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके आकार को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि आकार व आयतन जो है, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन द्रव जो है, द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को जो है हम जो है किसी द्रव को, मान लीजिए एक ग्लास जो है हमने वाटर लिया, ग्लास, उस वाटर को यानी कि सेम आयतन रहेगा, उस वाटर का जो है आयतन वही हो। अगर हमने ग्लास में लिया पहले और उसी वाटर को हम किसी कटोरे में ले लें, फिर जो है उसी वाटर को हम किसी थाली में ले लें, तो यानी कि जैसे जितने प्रकार के हम बर्तन बदलेंगे, जो बर्तन का आकार होगा वही उस द्रव का आकार बन जाता है। इसका मतलब जो है आयतन निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस जो है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इतना याद रख लेंगे कि आकार व आयतन, यानी कि ठोस जो होता है, ठोस के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव जो है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस जो है, गैस के आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। दूसरा क्या है? बहना एवं तल। ठीक है, तो बहना यानी कि ठोस जो है ये बह नहीं सकते। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई ठोस पदार्थ जो है ये फ्लो नहीं करता, यानी कि ये बह नहीं सकते हैं, और इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का जो तल होगा वो समतल ही हो, समतल भी हो सकता है और समतल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें कोई बहाव नहीं होता। ठोस पदार्थ जो होते हैं ये बह नहीं सकते हैं और इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका तल जो है वो समतल भी हो सकता है और समतल नहीं भी हो सकता है। दूसरा द्रव जो है, हमने यहाँ पे लिखा कि सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। द्रव जो है ये सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है, गैस जो है ये सभी दिशाओं में बह सकती है, इनका कोई तल नहीं होता, यानी कि ये जो है सभी दिशाओं में बह सकती है। ठीक है, और इनका जो है कोई तल नहीं होता, यानी कि ना तो ये समतल हो सकते हैं ना ही असमतल। इसमें हमने लिखा कि स्थिर अवस्था में इनके तल जो है ये समतल होते हैं। जब द्रव स्थिर अवस्था में होते हैं तो इनके तल जो है वो समतल होते हैं, और जब जो है गैस जो है ये सभी दिशाओं में बह सकती है, इनका कोई तल नहीं होता। गैस जो है ये सभी दिशाओं में बह सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप जो है अगर किसी कमरे में कोई इत्र का बोतल अगर आप खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि वो गैस फॉर्म में होता है, गैस के रूप में होता है, और हम जानते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं या गैस के कण जो होते हैं वे सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, वे सभी दिशाओं में बह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है अंतरावकाश। तो अंतरावकाश जो है, अंतरावकाश क्या होता है आपको हमने पहले ही बताया। अंतरावकाश का मतलब क्या है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और उन कणों को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और उन अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतरावकाश। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कणों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतरावकाश कहते हैं।
तो ठोस पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ हमारा क्या है, ये ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और इन कणों के बीच में अंतरावकाश जो है, यानी कि इन कणों के बीच में, ठोस पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है वो बहुत कम होता है। तो वही है अंतरावकाश। अंतरावकाश ठोस में क्या होता है, बहुत कम होता है और द्रव में जो है ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ठीक है, ठोस से अधिक होता है। द्रव में अंतरावकाश जो होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस जो है, गैस में अंतरावकाश बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद अगला है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, यानी कि ठोस वस्तु जो होती है इसको हम बहुत कम संपीडित कर सकते हैं, बहुत कम दबा सकते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत कम प्रेशर दे सकते हैं। अगर हम चाहें इसको दबाना तो इसको हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। ठीक है, तो ठोस जो है इसे बहुत कम दबाया जा सकता है। द्रव जो है ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दबाया जा सकता है, यानी कि द्रव को ठोस की अपेक्षा अधिक संपीडित किया जा सकता है। गैस को बहुत अधिक दबाई जा सकती है, गैस को बहुत अधिक संपीडित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है प्रसार। ठीक है, प्रसार में क्या होता है कि प्रसार का मतलब होता है फैलाना। ठीक है ना, कि किसके अणुओं को हम फैला सकते हैं कितना। तो यहाँ पर ठोस में हमने देखा कि ताप बढ़ाने पर ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है, यानी कि कोई ठोस वस्तु अगर है, कोई ठोस पदार्थ है, अगर उनको हम फैलाना चाहें गर्म करके, तो जब उनका हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका प्रसार यानी कि उनका फैलाव जो है बहुत कम होता है। द्रव के अणुओं में जो है ठोसों से अधिक प्रसार होता है। द्रव जो होते हैं इनमें ताप बढ़ाने पर ठोसों से अधिक प्रसार होता है, यानी कि द्रव पदार्थ जो है इनके ताप को अगर हम बढ़ाते हैं तो इनके जो है इनका प्रसार ठोस से अधिक होता है। गैस जो है ताप बढ़ाने पर इसमें सबसे अधिक प्रसार होता है। गैस का अगर ताप हम बढ़ाएं तो इसमें सबसे अधिक प्रसार होता है, यानी कि ठोस में बहुत कम ताप बढ़ाने पर ठोस में बहुत कम प्रसार होता है। द्रव में ताप बढ़ाने पर ठोस से अधिक प्रसार होता है और गैस में ताप बढ़ाने पर बहुत अधिक प्रसार होता है। फिर अगला है अणुओं की ऊर्जा। ठीक है, तो ठोस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ठोस के अणुओं में यानी कि ठोस के अणु जो होते हैं इनमें स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम होती है। गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है। ठीक है, उसके बाद है जोड़ना। तो जोड़ना, इसमें हमने लिखा कि इसके टुकड़े आसानी से नहीं जोड़े जा सकते हैं। अगर हम जो है कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु के कई टुकड़े अगर कर दें और चाहें कि आसानी से उन टुकड़ों को हम जोड़ लें तो उसे हम आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा कि इसके टुकड़े को आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। द्रव की बूंदें जो है मिलने पर अपने आप जुड़ जाती हैं। ठीक है, द्रव जो होते हैं उनमें से अगर हम उनमें अगर कुछ जो है एक्स्ट्रा बूंद मिलाना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा बूंद जोड़ना चाहें तो उसमें जब हम बूंद को मिलाते हैं तो वे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। गैस के अणु बहुत सरलता से जुड़ जाते हैं, यानी कि गैस के अणु भी बहुत सरलता से जुड़ जाते हैं और द्रव के अणु भी बहुत सरल यानी कि अपने आप ही जुड़ जाते हैं। लेकिन ठोस के अणुओं को आसानी से यानी कि इसके टुकड़े को या इसके अणुओं को आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये थी जो है पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि हमने ठोस में बताया कि ठोस जो होते हैं इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव के जो आयतन होते हैं वो तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। गैस जो है, गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। उसके बाद है बहना। तो ठोस जो है ये बह नहीं सकती हैं और इनका तल जो है वो समतल भी हो सकता है और असमतल भी, यानी कि समतल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, द्रव जो होते हैं ये ठोस की अपेक्षा जो है अधिक बह सकते हैं, यानी कि ये जो है ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और जब ये स्थिर अवस्था में होते हैं तो इनका तल जो है वो कैसा होता है, समतल होता है। गैस जो है ये सभी दिशाओं में बह सकती हैं और इनका कोई भी तल नहीं होता। उसके बाद हमने बताया अंतरावकाश।
तो अंतरावकाश जो है ये ठोस में बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि ठोस के अणुओं के मध्य अंतरावकाश बहुत कम होता है, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरावकाश ठोस से अधिक होता है और गैस के अणुओं के मध्य अंतरावकाश बहुत अधिक होता है। फिर संपीड्यता, जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु को हम बहुत कम संपीडित कर सकते हैं, ठीक है, द्रव को हम ठोस से ज्यादा संपीडित कर सकते हैं और गैस को हम बहुत अधिक संपीडित कर सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक दबा सकते हैं। प्रसार क्या है कि ताप बढ़ाने पर ठोस में बहुत कम प्रसार होता है और द्रव में जो है ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोस से अधिक प्रसार होता है और गैस जो है इसमें ताप बढ़ाने पर बहुत अधिक प्रसार होता है। फिर हमने बताया कि अणुओं की ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसमें क्या है कि जो ठोस होते हैं, ठोस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक है, और द्रव में जो है स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम होती है, गैस में स्थितिज ऊर्जा शून्य के बराबर होती है। फिर हमने बताया जोड़ना, यानी कि जो ठोस वस्तु होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, इनके अणुओं को आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता और जो द्रव होते हैं, द्रव के अणु यानी कि द्रव के बूंदें जो है मिलाने पर ये अपने आप जुड़ जाती हैं। गैस जो है इनके अणु बहुत सरलता से जुड़ सकते हैं, ठीक है, इनके अणु बहुत सरलता से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था जो है आपका पदार्थ और उसके बाद हमने बताया पदार्थ के कणों के गुण या विशेषताएं, फिर पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसे हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर। इससे आप 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।